हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन का एक टॉपिक दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर चुके हैं। क्वालिटेटिव में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे उनको डिटेक्ट करें। अब जब एक बार हम डिटेक्ट कर लें कि ये एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो अब वो किस परसेंटेज पर हैं, क्या अमाउंट है उनका, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपसे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इस मेथड का नाम है लिबिग्स मेथड। LEIBIG, लिबिग्स मेथड। राइट। तो क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसका, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाट्सोएवर गिवन, उसका हम नोन मास ले लेते हैं। लेट्स से W ग्राम हमने ले लिया, वेइंग मशीन पर वेग कर लिया और उसको देख लिया कि कितना ग्राम है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन को हम ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट कर लेते हैं। तो हीट हाइड्रोकार्बन, मान लेते हैं ये कोई हाइड्रोकार्बन है, विद ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इससे होगा जो हमारा हाइड्रोकार्बन है CXHY, वो X प्लस Y/4 O2 से कंबाइन होगा और XCO2 में बदल जाएगा, प्लस Y/2 H2O में बदल जाएगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? नेचुरली ये ऑक्सीजन हमें मिलेगी क्यूप्रिक ऑक्साइड से। राइट। अब क्या करेंगे हम? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक U शेप की ट्यूब ले लेते हैं, ऐसी U शेप ट्यूब, और इसके अंदर हम फिल कर देते हैं ड्राई कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और उसके बाद इस ट्यूब का हम वेट मेजर कर लेते हैं कितना है। अब ये लिक्विड वाटर को हम इसमें से पास कराते हैं। तो होता क्या है कि ड्राई CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और वेट हम ड्राई CaCl2 का पहले से ही वेट कर चुके थे। एब्जॉर्ब करने के बाद CaCl2 जो ट्यूब है उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बिफोर वेट मान लेते हैं W1 था, आफ्टर वेट W2 था, तो W2 माइनस W1 इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, और ये हमें वाटर का वेट आ जाएगा।
मान लेते हैं ये हमारे पास y ग्राम आ गया, तो वाटर कितना फॉर्म हुआ होगा, y ग्राम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, इसको हम KOH सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, इसमें भी यही करना है। और KOH सॉल्यूशन में CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एक एसिडिक गैस है और ये एक बेसिक गैस है। और एब्जॉर्ब होने के बाद, बिफोर द पासिंग ऑफ CO2, मान लेते हैं इसका वेट W3 था और एब्जॉर्ब होने के बाद W4 हो गया, तो W4 माइनस W3 इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 विच लेट बी x ग्राम। तो हमारे पास कितना CO2 बना, कितना वाटर बना, ये मेज़र हो जाएगा। अब इस x और y और इस कैपिटल W को यूज़ करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करना है। हम जानते हैं H2 प्लस हाफ O2 को मिलाएं तो H2O बनता है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं that 18 gram of water contain 2 gram of hydrogen. Therefore हमें जो वाटर मिला था वो कितने मिला था, y ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2/18 इंटू y ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो तो इट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये परसेंटेज हो गई। और वेट ऑफ हाइड्रोजन है 2/18 इंटू y डिवाइड बाई W इंटू 100, ये सीधा सा परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, जहाँ पर y क्या है, वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, और कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें। ये तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो उसके लिए भी सीधा सा मेथड लगा लेंगे। और है क्या सीधा सा मेथड, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू द CO2, और 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस द 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन, so x gram of carbon dioxide contain 12/44 into x gram of carbon. Therefore percentage of carbon is equal to 12/44 into x by w into 100। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया हमारे पास। और यहाँ पर हम डिनोमिनेशंस लिख देते हैं, x इज़ अ वेट ऑफ CO2 formed and W is the weight of organic compound।
इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide and 0.101 gram of water. Determine the percentage of composition of carbon and hydrogen in the compound. बहुत सिंपल सा है। तो आपको ये तो दिया है कैपिटल W, और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, और ये रहा वाटर का वेट। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 12/44। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 0.198, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 0.246 इंटू 100 सॉरी, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 21.95%, अप्रॉक्सीमेटली 22%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो इट इज़ 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, और ये हो जाएगा 2/18 इंटू 0.1014 डिवाइड बाई 0.246 इंटू 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.58% आएगा। और इन दो का एल्जेब्रिक सम, परसेंटेज का एल्जेब्रिक सम 100% नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ और कंपाउंड भी होंगे। हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ पर निकाल लिया, राइट। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कैसे हम कर सकते हैं। नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड है हमारे पास ड्यूमास मेथड। कौन सा मेथड? ड्यूमास। हियर इट इज ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड हम ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, सिंपल सा है, एक डायग्राम हम बना लेते हैं। इसमें एक ये हमारे पास फर्नेस हो गई, और इस फर्नेस का ये हमारे पास दो एंड हो गए इस तरीके से, ये, और यहाँ बाहर की तरफ हमने हीटिंग सिस्टम को लगा दिया, यानी फर्नेस लगा दी। ये फर्नेस लगा दिया। और जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसको हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, यहाँ से सप्लाई करते हैं जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। नेचुरली अब हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हम मानकर चलेंगे CXHYNZ का कोई हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पर हमारे पास गेज लगे होंगे। किसके गेज लगे होंगे? ये हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड के गेज लगे होते हैं। और लास्ट में इन द एंड
ऐसे हम कॉपर का गेज भी लगाते हैं, कॉपर। और ये हो गई हमारी फर्नेस। आगे क्या होना है, देखिए बहुत सिंपल सा है। आगे ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इस तरीके की ट्यूब हो गई। एंड दिस इज अटैच विद द अनदर ट्यूब, और ये रही हमारी अनदर ट्यूब। यहाँ नीचे की तरफ हम फिल कर देते हैं मरकरी को, ऐसे। ये मरकरी आ गया, ये मरकरी हो गया, सील कर दिया मरकरी सील से। और ऊपर से भी ये सिस्टम हमारा बंद होता है। इसके साथ हम अटैच कर देते हैं रिजर्वायर को। किसके रिजर्वायर को? इसके साथ हम अटैच करते हैं यहाँ ऐसे। इस तरीके से अटैच कर देंगे हम। यहाँ भर के रखते हैं हम KOH का सॉल्यूशन, ये KOH सॉल्यूशन, और दिस इज ऑल्सो फिल्ड विद द KOH सॉल्यूशन। ये KOH सॉल्यूशन फिल कर दिया हमने। और क्योंकि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इस पूरे अपरेटस को हम नाइट्रोमीटर कहते हैं, नाइट्रोमीटर। अब यहाँ क्या रिएक्शन होनी है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, दिस वन, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड XCO2 बनाएगा, Y/2 H2O बनाएगा, और Z/2 N2 बनाएगा, ऐसे बनाता है। साथ में कॉपर रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल जाएगा, 2X + Y/2 कॉपर, ये मिल गया। अगर इस प्रोसेस में मान लो कई बार हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन भी जाएं, तो ये जो लास्ट में हमने कॉपर गेज लगाया था ना, ये वाला, ये कॉपर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब जितनी भी नाइट्रोजन थी हमारे कंपाउंड के अंदर, ये सारी की सारी नाइट्रोजन की फॉर्म में आ जाएगी। कहने का मीनिंग, नाइट्रोजन में ड्यूमास मेथड में हम नाइट्रोजन किस फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं? N2 की फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोमीटर है, ये ग्रेजुएटेड होता है ऐसे। बिफोर द रिएक्शन हम KOH का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं कि कहाँ तक लेवल आ रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जैसे ही नाइट्रोमीटर में आएंगे तो KOH CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर भी इसके अंदर आ ही जाएगा थोड़ा बहुत। और जो नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस क्योंकि सॉल्युबल नहीं होती है तो ऊपर आ जाएगी। ऊपर आएगी तो जैसा हमने गैसियस स्टेट में किया था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड, ये वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है ऐसे। और मान लो यहाँ आकर रुक गया, तो आपने मेज़र कर लिया कि इतनी नाइट्रोजन मिली होगी। लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से आया है, तो हम यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को लगाएंगे। अब वो कैसे देखते हैं, उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम मेनली डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करेंगे।
किसको, डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है कि लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना है, W ग्राम है, और जो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट, मॉइस्ट इसलिए क्योंकि खाली नाइट्रोजन नहीं आएगी ऊपर की तरफ, यहाँ क्योंकि ये लिक्विड है तो वाटर भी इवेपोरेट होगा, इसलिए मॉइस्ट बोल रहे हैं, तो नाइट्रोजन के साथ वाटर वेपर भी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन इज लेट सपोज VmL हो गया। किसी पर्टिकुलर T डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं तो T1 हो गया हमारा T प्लस 273 कैलोरी, इतना हो गया। अब जो वाटर आता है उसका एक एक्वस टेंशन होता है, जैसा हम डाल्टन्स लॉ में गैस स्टेट में पढ़ चुके हैं। तो एक्वस टेंशन मान लेते हैं कुछ P1 mm ऑफ Hg। अब आगे क्या करें, आगे हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन होगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। इससे हम यूज कर सकते हैं, इससे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, तो हम कैलकुलेशन में डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनटीपी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी गैस इक्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, ऐसे। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो है P माइनस एक्वस टेंशन, ये तो नाइट्रोजन का है। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया था उसने, V, और टेम्परेचर कितना था, T प्लस 273, राइट। P2 होता है हमारे पास STP पर या NTP पर 760 mm, वॉल्यूम हमें नहीं पता, और ये होता है हमारे पास 273। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे V2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने नोन है, ये तो हमने नाइट्रोमीटर में रीडिंग से देख लिया है। एज वी नो दैट 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज हैविंग वेट 28 ग्राम, जो उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो V2 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट NTP या STP कुछ भी, वो हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू V ग्राम या V2 ग्राम। तो ये वेट आ गया हमारे पास। देयरफॉर percentage of nitrogen is weight of nitrogen by total weight यानी weight of organic compound into 100, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। Like for an example, in Dumas method for estimation of nitrogen 0.3 ग्राम of organic compound, तो ये आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, जिसको हम कैपिटल W लिख सकते हैं। गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। और देखो यहाँ पर आपको एक्वस टेंशन दे दिया है। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, ये देखिए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमारे पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द केस ऑफ ड्राई नोन है, ड्राई गैस का प्रेशर है हमारे पास, और वो होगा हमारे पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वेट जब हमारे पास मॉइस्चर के साथ थी, माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास 715 माइनस 15 एंड कम्स आउट टू बी 700 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस ये है 50 ml और टेम्परेचर है हमारे पास, इसको हम P1 लिख दें, इसको V1 लिख दें, इसको T1 लिख दें, 300 केल्विन। हम इसको चेंज कर सकते हैं किस पर, STP कंडीशन पर। तो एट STP कंडीशन या NTP कंडीशन हम फिर से वही लगा दें, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ऐसे हम कर सकते हैं। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। पहला मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें P1 होगा 700, वॉल्यूम होगा 50 और टेम्परेचर होगा 300। P2 760 हो गया, वॉल्यूम हमें STP पर नहीं मालूम है, वही निकालना है, और टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन। तो जब हम V2 कैलकुलेट करेंगे तो V2 आएगा 41.9 ml, 42 ले सकते हैं। अब हमारे पास प्रीवियस केस की तरह फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ये रहा। और फॉर्मूले में क्या करना है आपने, ये देखिए, हम फिर से लिख सकते हैं 22400 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज इक्वल्स टू 28 ग्राम, जो उसके मोलर मास के बराबर है। तो 41.9 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP, कितना वेट हो गया उसका, 28 बाई 22400 इंटू 41.9 ग्राम। तो डायरेक्टली ये आपको वेट आ गया। अब यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लीजिए, वो आएगा 28 इंटू 41.9 बाई 22400 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.3 ग्राम, तो इंटू 0.3 इंटू 100 एंड विच कम्स आउट टू बी 17.46%। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। अब इसी में हम सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है कि हमारे पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई केस था, वो कितना था, वो था हमारे पास 700 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था हमारे पास 50 ml और टेम्परेचर कितना था हमारे पास 300 केल्विन। डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर है हमारे पास 700 बाई 760, एटमॉस्फेयर में बदल लिया। वॉल्यूम है 50 बाई 1000, ये वॉल्यूम हो गया। n हो गया गिवन वेट, जो कि हमें नहीं मालूम नाइट्रोजन का, लेकिन मोलर मास जानते हैं, 28 इंटू R 0.0821 इंटू 300। यहाँ से आप वेट ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन, और वेट ऑफ नाइट्रोजन अब कितना हो जाएगा 700, या यहीं पर कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं। कैंसिलेशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये ज़ीरो कैंसिल कर दिया, एक और ज़ीरो कैंसिल कर दिया, और ये 2 कर दिया, राइट। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 7 इंटू 28 डिवाइड बाई 76 इंटू 2 इंटू 0.0821 इंटू 300। यहाँ से आप डायरेक्टली वेट ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लीजिए, और जब वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाए, लेट से 20 ग्राम आ गया, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी आ जाएगा अब तो, दैट इज B बाई 0.3 इंटू 100, और इसका आंसर भी आपको 17.46% ही मिलने वाला है। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास एक मेथड जिसको हम ड्यूमास प्रोसेस बोलते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा मेथड, सेकंड मेथड,
विच इज़ वंस अगेन इम्पॉर्टेंट है, दिस इज जेल्डाल। जेल्डाल्स केस आइलैंड मेथड। ये थोड़ा कन्वीनियंट मेथड है बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये वहीं पर एप्लीकेबल होगा, पहला पॉइंट, वेयर या दोज कंपाउंड दिस मेथड इज suitable for estimation of nitrogen in those organic compounds in which nitrogen is linked to कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है? नॉट यूज्ड, ड्यूमास में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था, यहाँ पर है नॉट यूज्ड इन केस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, एजॉक्सी कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन इन रिंग, अगर नाइट्रोजन रिंग में हो, जैसे ये यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या है ये मेथड, अब ये देख लेते हैं। इसमें हम एक जेल्डाल राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, ऐसा ये फ्लास्क होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क होगा और इसको हम सरफेस पर रखकर ऐसे ये हीट करते रहते हैं, यहाँ से हीटिंग होती है। ये बर्नर लगा दिया हमने, ऐसे ये बर्नर आ गया, ठीक है। और ये जो फ्लास्क है इसमें यहाँ एक स्टॉप कॉर्क लगा दी, स्टॉप कॉर्क नहीं, एक्चुअली यहाँ से एक फनल पास होती है, ट्यूब पास होती है, दिखा सकते हैं वो भी ट्यूब हम, ये ऐसे, और ये ट्यूब ये ट्यूब ऐसे। एक कंटेनर के अंदर चली जाती है। और इस कंटेनर को हम अटैच करके रखते हैं किसके साथ, एक और कोनिकल फ्लास्क के साथ। इस टाइप से होगा, ज़्यादा सुंदर डायग्राम नहीं है। और इसके अंदर हम फिल करके रखते हैं किसको, नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। तो अब हम बात करते हैं इसकी, ये है हमारे पास नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, स्टैंडर्ड एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मालूम हो। इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ही देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। इसके अंदर है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में है। कुछ अमाउंट में हम यहाँ K2SO4 भी मिला लेते हैं। और कॉपर सल्फेट का काम है कैटलिस्ट का,
किसका काम है ये? कैटलिस्ट का। और K2SO4 इंश्योर करता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो यूज्ड K2SO4 इज यूज्ड टू इंश्योर द कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हो जाए उसके लिए। रिएक्शन क्या होती है इस फ्लास्क के अंदर, जिल्डाल फ्लास्क के अंदर? इसके अंदर जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। कैसा है H2SO4? कंसंट्रेटेड। और जितना भी नाइट्रोजन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है वो सब का सब अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। और फिर इस अमोनियम सल्फेट को हम NaOH से रिएक्शन करा लेते हैं, जिससे कि ये ट्वाइस ऑफ NH3 बने प्लस Na2SO4 बन जाए और साथ में H2O। और यही जो अमोनिया है यही ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड से मिलती रहती है। अब हम इसको टाइट्रेट कर लेते हैं इस एसिड के साथ, इस एसिड के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो जिल्डाल मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ N2। इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं। तो जो अमोनिया हमें मिली उसको हमने मान लो ये नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड इसके साथ टाइट्रेट किया, तो बनेगा यहाँ अमोनियम सल्फेट ऐसे, ये बन जाएगा। और इस एसिड का एन फैक्टर है 2 और अमोनिया का एन फैक्टर है 1। एसिड बेस रिएक्शन में एक प्रोटॉन ले रहा है इसीलिए एन फैक्टर 1, 2 प्रोटॉन रिलीज कर रहा है इसीलिए एन फैक्टर है 2। इस तरीके से हम इसको टाइट्रेट कर लेते हैं। अब जब टाइट्रेट करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। जितना भी एसिड यूज हुआ होगा अमोनिया के एस्टिमेशन में, ज़्यादा यूज करेंगे तो वो हमारे लिए एस्टिमेशन में काम नहीं होगा, दैट विल बी लेफ्ट आउट। तो अगर हम लिखें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम है इन मिलीलीटर, और ये होता है हमारे पास मोल्स इंटू N इंटू 1000, ये हो गया। तो ये तो हमें नोन है, इसको मिली इक्विवेलेंट कहेंगे। मोल्स लिख सकते हैं हम गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू N फैक्टर 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू N इंटू V इन मिलीलीटर। मॉलिकुलर वेट भी जानते हैं हम कितना है, 17 है। देयरफॉर वेट इन ग्राम ऑफ अमोनिया हमारे पास कितना आ गया, N इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 17 बाई 1000, ये आ गया, अमोनिया का वेट आ गया। लेकिन हमें परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी है, तब हम क्या करें? हम जानते हैं कि अमोनिया जिसका मोलर मास है 17, 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17, मतलब ये दैट 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें तो इतना वेट मिल चुका है अमोनिया का। तो N इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 17 बाई 1000 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन हाउ मच ऑफ नाइट्रोजन? तो इट इज़ 14 बाई 17 इंटू N इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 17 बाई 1000 ग्राम। कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम अगर बात करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की, तो इट इज़ द वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200। तो नाइट्रोजन का वेट है हमारे पास 14 इंटू N इंटू V बाई 1000। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल W इंटू 100 इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन।
तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड इन मिलीलीटर डिवाइड बाई W। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का हमारा फॉर्मूला। ये ऐसे हम फॉर्मूला बना लें। अब इस फॉर्मूले से, या जैसा हम मोल कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं, वैसे कैसे भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं। ये रहा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द जिल्डाल्स मेथड। कौन सा मेथड है यहाँ पर? जिल्डाल्स मेथड। अमोनिया, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W दे दिया। न्यूट्रलाइज्ड जो अमोनिया निकली 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड के लिए हमने सीधा सा फॉर्मूला लगा लिया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वो फॉर्मूला था 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ एसिड डिवाइड बाई W। तो ये हो गया 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी, यहाँ से निकालेंगे H2SO4 की, और नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी हो गया आपके पास 1 इंटू 2 फॉर H2SO4 हमने यूज़ कर लिया। तो ये हो गया 2, वॉल्यूम है हमारे पास 10 डिवाइड बाई 0.5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारे पास कितना? 56%। ये बन गया हमारे पास। सीधा सा हमने फॉर्मूले से इसको यूज़ कर लिया। एक और एग्जांपल देखें। 0.2 ग्राम of an organic compound was analyzed by once again the Gildan method. Ammonia evolved was absorbed in 60 ml N/5 H2SO4 unused acid, यानी एसिड ज़्यादा यूज़ किया था, 40 ml N/10 NaH for the complete neutralization. Find out the percentage of nitrogen in the compound. तो अब क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन हम देखें तो हमारे पास जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 थे वो थे हमारे पास N इंटू V इन मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी थी 1/5 और वॉल्यूम था 60, यानी 12 मिलीक्यूलेंट। एंड मिलीक्यूलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड विद NaOH। NaOH के साथ कितने यूज़ हुए? तो वो होंगे हमारे पास N इंटू V इन मिलीलीटर, क्योंकि जितने मिलीक्यूलेंट H2SO4 के उतने ही NaOH के। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू 1/10 इंटू 40, दैट इज़ 4। देयरफॉर 12 तो हमने लिए थे, 12 लिए थे, 4 यूज्ड विद द NaOH। तो वेयर आर द 8 मिलीक्यूलेंट? मतलब मिलीक्यूलेंट ऑफ H2SO4 यानी N इंटू V in milliliter used with ammonia, वो कितने होंगे? वो होंगे 12 माइनस 4, दैट इज 8। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू N इंटू V इन मिलीलीटर डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया 1.4 इंटू 8, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.2। ये हो गया हमारे पास। और वैल्यू कितनी आ गई? 56%। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो, यानी इसमें स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। 1.216 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये आपको सीधा सा W दे दिया।
was reacted under Geldahl method and the ammonia evolved was absorbed in 100 ml NH2SO4. N का मतलब 1 normal हो गया, 1 normal. The remaining acid solution was made up to 500 ml by addition of water. यानी यहाँ भी वाटर बच, सल्फ्यूरिक एसिड बच गया, लेकिन उसमें हमने पानी मिला दिया, add water, और 500 ml बना दिया. 20 ml of this dilute solution require 32 ml of N/10 caustic soda, वही NaOH. For the complete neutralization calculate the percentage of nitrogen in the compound. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. तो हमारा बेसिक टास्क है कि ये जो H2SO4 है ये कितना एक्चुअल अमोनिया के साथ गया वो हमें देखना है. तो हम मिलीक्वेंट ऑफ H2SO4 इनिशियल निकाल लेते हैं सबसे पहले, और वो हो गया N/V इन मिलीलीटर. वो हो गया हमारे पास 1/100, दैट इज 100. ये तो थे, लेकिन जो लेफ्ट एसिड बचा, कितना बचा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इस लेफ्ट एसिड में हमने पानी मिलाया, वाटर ऐड किया, एंड फाइनली इसको हमने 500 ml बना लिया. अब इस 500 ml में से 20 ml 20 ml बाहर निकाल लिया. अब जब 20 ml बाहर निकाला तो जब हम अमाउंट बाहर निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी सेम रहती है या कंसंट्रेशन सेम रहती है. जैसे आपने एक कंटेनर में, एक बर्तन में आपने किसी भी यूटेंसिल में चाय बनाई, तो जितनी शुगर की कंसंट्रेशन बड़े बर्तन में होगी, बड़े कंटेनर में होगी, बड़े यूटेंसिल बड़े वेसल में होगी, उतनी ही इंडिविजुअल कप में भी होगी. तो नॉर्मेलिटी सेम होगी, अमाउंट कम कम होगा. अब जब हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो हम फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर that milliequivalent of NaOH is equal to the milliequivalent of 20 ml H2SO4. ये हो गया. That's it. अब मिलीक्वेलेंट कितना है हमारे पास NaOH के, वो हैं 32 × 1/10, दैट इज 3.2, और ये हो गया हमारे पास N/20. और यहाँ से आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं 3.2/20. तो आपकी इस समय यहाँ नॉर्मेलिटी आ गई 0.16. ये नॉर्मेलिटी आ गई, तो ये भी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.16. देयरफॉर मिलीक्वेलेंट ऑफ लेफ्ट एसिड वो हो गया 500 × 0.16, दैट इज 80 मिलीक्वेलेंट. तो जो एसिड बचा उसके मिलीक्वेलेंट थे हमारे पास 80, और हमने जो इनिशियल लिया था वो था 100. सो मिलीक्वेलेंट ऑफ H2SO4 यानी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर यूज्ड विद अमोनिया, वो कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा 100 - 80, दैट इज 20. दैट्स इट. हमें यही वैल्यू चाहिए थी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला फिर से हो गया हमारे पास कितना, 1.4 × 20 डिवाइड बाय 1.216. ये सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आया, और आया लगभग 23%. तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन की परसेंटेज को जेल्डाल मेथड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन. एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन. अब हम हैलोजन का एस्टिमेशन करेंगे यहाँ पर, और हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं केरियस मेथड को, CARIUS, केरियस मेथड. ये मेथड हो.
बहुत सिंपल सा मेथड है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हीट करते हैं फ्यूमिंग HNO3 के साथ। हीट किया किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो यहां हमें सिल्वर के हैलाइड मिल जाएंगे। सिल्वर के हैलाइड मतलब सिल्वर का क्लोराइड मिल जाएगा, सिल्वर का ब्रोमाइड मिल सकता है, जो भी हैलोजन होगी उसी का सिल्वर का कंपाउंड मिल जाएगा। अब हम मान लें कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन थी, उसका वेट है कैपिटल W ग्राम, और जो यहाँ सिल्वर हैलाइड मिली वो लेट्स सपोज W1 ग्राम, ये मिल गया। अब हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालें अगर, तो बहुत सिंपल है। AgCl मिला होगा आपको। इस AgCl का टोटल वेट है 143.5 ग्राम। जो क्लोरीन है उसके अंदर वो 35.5 ग्राम है। देखो, इतना पढ़ाने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 143.5 ग्राम ऑफ AgCl contain 35.5 gram of chlorine. So W1 gram of AgCl contain 35.5 by 143.5 into W1 gram of chlorine. So percentage of chlorine is weight of chlorine by weight of organic compound into 100, which makes it 35.5 by 143.5 into W1 डिवाइड बाई W इंटू 100। ऐसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। और सेम AgBr, सेम AgI की परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें AgBr की कैलकुलेशन निकालनी हो, यानी ब्रोमीन की परसेंटेज, तो अब हम यूज़ करेंगे AgBr को, और इसके अंदर ब्रोमीन है। AgBr का वेट हो गया 188। हम यहाँ इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। सिल्वर इज़ 108, ऐसे तो 107.8 होता है, हम 108 लेते हैं, और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 80। दिस इज 80। तो अब सिंपल 188 ग्राम ऑफ AgBr कंटेन 80 ग्राम bromine, and W1 gram of AgBr contain 80 by 188 into W1 gram of bromine only. Therefore percentage of bromine is weight of bromine, यानी 80 into W1 by 188 divide by weight of organic compound into 100. सिमिलर फॉर्म में हम परसेंटेज ऑफ आयोडीन भी निकाल सकते हैं। आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127 ग्राम पर मोल। तो सिल्वर आयोडाइड टोटल वेट है 235 ग्राम एंड इट इज कंटेन 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस बार। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 127 डिवाइड बाई 235 इंटू W1 ग्राम डिवाइड बाई ऑर्गेनिक वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। इस मेथड से भी हम सिल्वर, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन की परसेंटेज को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं।
Just an example. In Carius method, for the estimation of halogen, 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram of AgBr. Find out the percentage of bromine in the compound. तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सिंपल सा है. परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का सीधा सा फॉर्मूला लगाइए. परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन वो है हमारे पास 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr जो मिला आपको, डिवाइड बाय द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. तो 80 इंटू वेट ऑफ AgBr 0.12 डिवाइड बाय 188. वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.15 इंटू 100 और परसेंटेज कितनी आ गई 34%. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से किसको, कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ सल्फर. एस्टिमेशन ऑफ सल्फर का एस्टिमेशन करना है इस बार हमने. और सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, देखिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है सल्फर के एस्टिमेशन का, उस पर फोकस करते हैं. तो इसमें भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सल्फर है उसको हम फ्यूमिंग HNO3 के साथ हीट करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, जिससे कि ये जो सल्फर है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि सॉल्यूशन है H2SO4 में. यानी फाइनली जितना भी सल्फर था वो यहाँ आ गया सल्फ्यूरिक एसिड. तो होगा क्या कि सल्फर को आपने अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, फ्यूमिंग HNO3 के साथ, तो H2SO4 बनेगा. तो H2SO4 बनेगा, ये बन गया, और साथ में NO2 बनेगा, रिडॉक्स हो गई, NO2 गैस बाहर आ गई. लेकिन जो H2SO4 बनता है इसको एस्टिमेट नहीं करते, हम इसको सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराकर बेरियम सल्फेट का वाइट PPT ले आते हैं. प्रेसिपिटेट है और HCl है. प्रेसिपिटेट को वेट कर लेंगे. नेचुरली हम हर बार यही कर रहे हैं. इसका वेट मान लेते हैं W ग्राम आया या W 1 ग्राम आया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर था वो W ग्राम था. लीजिए जी, हो गई परसेंटेज. कैसे कि हमारे पास जो बेरियम सल्फेट है उसका मोलर मास होता है 233 ग्राम. इसके अंदर सल्फर है कितना 32 ग्राम. ये इसका एटॉमिक वेट है. बेरियम का इटसेल्फ एटॉमिक वेट होता है 137 ग्राम पर मोल, इतना. तो बहुत अच्छा सा सिंपल सा यूनिटरी मेथड है. अब अगर हमें कैलकुलेट ही करना है तो 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन 32 ग्राम ऑफ सल्फर. हमें मिला कितना है बेरियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट मिला है W1 ग्राम. बेरियम सल्फेट कंटेन 32/233 इंटू W1 ग्राम सल्फर. देयरफॉर percentage of sulfur is 32/233 into W1 into W weight of organic compound into 100. ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला, एक ही तरह से बन रहा है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किसकी फॉर्म में एस्टिमेट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आता है और वो है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस. एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये भी केरियस मेथड. तो हम
सल्फ़र का एस्टिमेशन भी केरियस मेथड से ही करते हैं, हैलोजन का एस्टिमेशन भी केरियस मेथड से ही करते हैं, और फॉस्फोरस का एस्टिमेशन भी हम केरियस मेथड से ही करेंगे। तो फॉस्फोरस, सल्फ़र और हैलोजन का एस्टिमेशन एक ही मेथड से किया जाता है। इस केस में भी स्टार्टिंग हम सेम तरीके से करते हैं। कैसे? हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ W ग्राम, जिसके अंदर नेचुरली फॉस्फोरस होगी। इसको हमने फिर से फ्यूमिंग HNO3 के साथ ट्रीट कर लिया, और जिससे फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 इसमें, और फिर हम इस H3PO4 को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है H3PO4। अब इस H3PO4 को हम मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ, मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ हीट करते हैं। मैग्नीशिया मिक्सचर क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ हीट करते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड इस मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ मिलकर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में बदल जाता है, ऐसे बदल गया। और फिर इस मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हम प्रेसिपिटेट करके कलेक्ट करते हैं एंड देन हीट करते हैं, जिससे अब ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में बदल जाता है, यानी Mg2P2O7 में बदल जाता है, प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस H2। तो अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ये मिल गया। अब इसका वेट करने के बाद मान लेते हैं ये कितना मिला हमें, W1 ग्राम मिला, और ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम था। जो Mg2P2O7 है इसका मोलर मास है 222 ग्राम। इसके अंदर है दो फॉस्फोरस है, यानी 2 × 31 दैट इज 62 ग्राम। तो अब अगर आपसे कहें कि बताइए ज़रा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस होगा हमारे पास 62/222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 जिसको हम W1 कहेंगे, डिवाइड बाय द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हमें मिल गया। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने सभी एलिमेंट को जो पॉसिबल थे उन सबको एस्टिमेट कर लिया। अब जब हम सभी एलिमेंट को एस्टिमेट कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, तब फाइनली उनकी परसेंटेज को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड ऑल द परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अगर ये 100% आ जाता है, नियरली 100% या 100%, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर डिफरेंस है 80% आया, 70% आया, तो बाकी क्या है? तो फिर बाकी हम ऑक्सीजन को ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100 माइनस sum of the percentage of all other elements। ऐसे हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल देते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सा मेथड हो गया, बट हमारे पास एक और मेथड है, एल्यूजे मेथड। इससे भी हम डायरेक्टली ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कंपाउंड लेंगे और उसका पायरोलिसिस कर लेंगे, यानी हीट करके।
पायरोलिसिस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी प्लस अदर गैसियस प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये तभी है जब हमारे पास ऑक्सीजन हो, और जो ऑक्सीजन निकली उसको हमने कार्बन के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी इसको हम पास कर लेते हैं आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के साथ, यानी I2O5 के साथ, लगभग 175 डिग्री सेल्सियस पर। और अब ये रिड्यूस हो जाएगा आयोडीन में और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कैसे गया होगा, कैसे बना होगा। तो कैसे गया होगा, कैसे बना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गैसियस मिक्सचर को यानी CO2 एंड आयोडीन को, ये हमारे पास गैसियस मिक्सचर है, इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के मिक्सचर से पास करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं। एब्जॉर्ब आयोडीन और लेफ्ट CO2, बच गई CO2, और CO2 को हम KOH के सॉल्यूशन से पास कर लेते हैं। तो यहाँ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बाय नोइंग द इंक्रीज इन वेट ऑफ CO2 हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज कन्वर्टेड इनटू CO2। तो 16 ग्राम हमारे पास यहाँ है और ये 44 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन is 16 by 44 into mass of CO2 divided by the mass of organic compound into 100। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, जिसको हम एलिजे मेथड कहते हैं। तो ये सारा था हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे।